हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है प्राणी जगत। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे जो नोट्स हैं ये एनसीईआरटी बेस हैं। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है प्राणी जगत। क्या है प्राणी जगत? सबसे पहले हम लोग समझेंगे। इसके पहले देखिए जो 5 जगत बना था तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे पादप जगत तक पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्राणी जगत रहेगा। तो प्राणी जगत में क्या लगभग कितनी 10 लाख से भी ज़्यादा जीव आते हैं। अगर पूछा जाए प्राणी जगत में कितने जीव आते हैं तो 10 लाख से भी ज़्यादा जीव आते हैं। कैरोलस लिनियस ने क्या प्राणी जगत को प्रतिपादित किया था? अगर क्वेश्चन बने कि किसने प्राणी जगत को प्रतिपादित किया था तो आप बताएंगे कैरोलस लिनियस, जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? प्राणी जगत को प्रतिपादित किया था। एक दूसरे वैज्ञानिक है जॉर्ज क्यूवियर। ठीक, दूसरे वैज्ञानिक है जॉर्ज क्यूवियर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्राणी जगत का वर्गीकरण किया। पहली बात इन्होंने क्या किया? प्राणी जगत का वर्गीकरण किया, इनको वर्गों में बांटा। ठीक है, तो तथा इसमें कितने संघों में बांटा था? वर्गीकरण तो किया पर कितने संघों में किया? तो 31 संघों में किया। अगर पूछा जाए 31 संघों में प्राणी जगत को किसने बांटा था तो जॉर्ज क्यूवियर ने बांटा था। ठीक है, तो इन्होंने 31 संघ लिए। 31 संघ जो थे उसमें देखो 31 संघ थे। 31 संघ में जो थे 10 थे आपके दीर्घ संघ। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 10 कौन से संघ थे तो 10 थे दीर्घ संघ और 21 थे लघु संघ। ठीक है, 21 थे लघु संघ। तो देखिए संघ तो इतने हैं पर हमारी जो बुक है एनसीईआरटी उसमें हमें इतने संघ नहीं पढ़ना है। क्या इतने संघ नहीं पढ़ना है? हमको पढ़ना है 11 संघ। कितने हम लोगों को पढ़ना है? 11 संघ पढ़ना है। नीट में भी क्या 11 ही संघ पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी 11 संघ ही पढ़ेंगे। तो जो 11 संघ है उसमें से 10 संघ हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संघ। 10 क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संघ पढ़ेंगे और 1 पढ़ेंगे लघु संघ। ठीक, 10 पढ़ेंगे दीर्घ संघ और 1 पढ़ेंगे लघु संघ। देखिए जो ये संघ है एकदम जुबान पे एकदम रटे होने चाहिए, बिल्कुल पॉइंट टू पर 1 2 3 4 जैसे नंबर वाइज लिखे हुए हैं ऐसे ही इनको याद करना है। ठीक है, ऐसे ही इनको याद करना है। इसमें से देखो 11 संघ है तो इसमें जो आपका लघु संघ है ये टीनोफोरा है। ठीक है, टीनोफोरा आपका लघु संघ है, बाकी सब क्या है? दीर्घ संघ है। पहला है पॉरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा। ठीक, पॉरीफेरा मतलब जो पहले आता है, पी से मतलब पहले आता है, पॉरीफेरा हो गया। सिलेंट्रेटा, पॉलीफेरा के बाद कौन सा आता है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क। ठीक, मोलस्का हो गया आपका, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा हो गया। ठीक है, इतने आपके संघ हैं तो इनको एकदम बिल्कुल रट्टा मार लेना है क्योंकि ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, इनको आगे पीछे करके आप नहीं लिख सकते हैं। अब इन्होंने जो वर्गीकरण किया था तो वर्गीकरण का आधार क्या था? ठीक है, वर्गीकरण का आधार क्या था? तो वर्गीकरण देखो सबसे पहले शारीरिक संगठन। ठीक, शारीरिक संगठन कैसा है तो इस पर क्या था? शारीरिक संगठन में कैसे आएगा? कोशिका, जो हमारा जो बॉडी होती है पहले देखो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बने हुए होते हैं, ऊतक से मिलकर के अंग बने हुए होते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया, आपका पाचन तंत्र हो गया। ठीक, तो इन अंग तंत्रों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सबसे पहले कोशिका, देखिए सेल से बनी है तो हम लोग पहले समझेंगे कोशिका स्तर का संगठन। जो अगर पूछा जाए कि कोशिका स्तर का संगठन किस में पाया जाता है तो नंबर 1 पर आपका है पॉरीफेरा। ठीक है, तो नंबर 1 पर है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में अगर पूछा जाए किस स्तर का कोशिकीय संगठन पाया जाता है तो आप बताएंगे कोशिका स्तर का क्या पाया जाता है? कोशिकीय संगठन पाया जाता है। दूसरा है ऊतक स्तर का संगठन। दूसरे नंबर पर देखिए कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बने हुए होते हैं तो ऊतक स्तर का संगठन किस में पाया जाता है? तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पाया जाता है ऊतक स्तर का कोशिकीय संगठन। अब ऊतकों से मिलकर के अंग का निर्माण होता है तो अंग स्तर का संगठन जो पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। अब अंगों से मिलकर के अंग तंत्र बना होता है तो अंग तंत्र स्तर का संगठन किस में पाया जाता है? एस्केहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थेस में पाया जाता है, एनेलिडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, मोलस्क में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है और कॉर्डेटा में पाया जाता है। मतलब यानी कि नंबर जैसे 5 से लेकर के आपका 11 तक जो पाया जाता है वो आपका अंग तंत्र में पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर के संगठन में जाते हैं ये इतने फाइलम। ठीक है,
अब पूछा जाए अंग तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो अंग तंत्र जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पाचन तंत्र, दूसरा होता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र जो होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्ण पाचन तंत्र, ठीक, दूसरा होता है अपूर्ण पाचन तंत्र। पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है? देखिए, पूर्ण पाचन तंत्र जो होता है, जैसे कि मनुष्य है या फिर कोई जीव ले लो, ठीक, मनुष्य है या फिर कोई जीव ले लो, जैसे कि उसमें देखिए जो भोजन ग्रहण करने के लिए अलग छिद्र बना हो और उसका उत्सर्जन करने के लिए अलग छिद्र बना हो, तो वो हो गया आपका पूर्ण पाचन। मतलब खाना खाया अलग मुख से जाए, ठीक है, अलग छिद्र से जाए, और जब उसका उत्सर्जन किया जाए तो अलग छिद्र के द्वारा किया जाए, तो ये हो गया आपका पूर्ण पाचन, पूरी तरीके से पाचन। ठीक है, अब अपूर्ण पाचन क्या होता है? अब पूछा जाए कि पूर्ण पाचन में कौन सा संघ आता है, तो संघ 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, 5 से लेकर के 11 तक जो भी हमने अंग तंत्र के अंतर्गत पढ़े हैं, तो वो 5 से लेकर के 11 तक आपके आएंगे पूर्ण पाचन में, जिनमें क्या होता है, पूर्ण पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, पूर्ण पाचन की प्रक्रिया होती है। अब अपूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है? देखिए, अपूर्ण पाचन तंत्र वह पाचन तंत्र है जिसमें कोई भी जीव जब भोजन उसी छिद्र से करता है और उत्सर्जन भी क्या करता है, उसी छिद्र से करता है, तो वहाँ पे क्या 2 छिद्र नहीं होंगे। भोजन करने के लिए अलग छिद्र नहीं होगा और उत्सर्जन करने के लिए अलग अलग नहीं होंगे, एक ही छिद्र होगा। जीव क्या करेगा, उसी छिद्र से भोजन ग्रहण करेगा, उसी छिद्र से क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। उदाहरण के लिए आपका देखिए 2, 3, 4, ठीक, 2, 3, 4 नंबर पे जो आपके हैं सिलेंट्रेटा है। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, आपके जो हैं अपूर्ण पाचन तंत्र के एग्जाम्पल हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? देखिए, यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र से समझ रहे हैं कि जैसे कि ये सेल हुई, इसमें क्या हुआ, खुला क्या पड़े, रक्त जो है वो बहेगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई वाहिनी नहीं होगी। खुला का मतलब होता है इसमें रक्त वाहिनियों में जो होता है वो रक्त नहीं बहता है। ठीक है, ऐसे ही पूरा क्या बॉडी में बहता रहता है, बल्कि खुला बहता है। ठीक है, और कौन सा संघ है, तो 7, 8 संघ के जो जीव हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो इसमें जो होता है रक्त जो होता है वह खुला ना बह करके बंद, मतलब यानी कि वाहिनियों के अंदर बहता है। कहाँ बहता है, वाहिनियों के अंदर बहता है। उदाहरण के लिए संघ 11, ठीक है, संघ 11 यानी कि कॉर्डेटा जितने हैं उनमें क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। हम लोग सिमिट्री समझेंगे। सममिति क्या होती है? सममिति जो होती है, देखिए सममित 3 प्रकार की होती है। पहला हम लोग सममित सीखेंगे, ठीक है, असम्मित सीखेंगे और द्विपार्श्व सममित सीखेंगे। तो देखिए असम्मित क्या होती है, तो किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा, ठीक है, कोई भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जैसे कि ये केंद्र हो गया, ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, तो ये केंद्र हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इससे अक्ष से गुजरने वाली रेखा क्या करेगी, 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करेगी। ठीक, 2 बराबर भागों में विभाजित जब नहीं करेगी तो यही आपकी कहलाएगी असममित, यानी कि असिमेट्री। जब कोई भी जीव है, ठीक है, उसको जब उसके अक्ष से यानी कि केंद्र से काटा जाए, जैसे कि वो टेढ़ा है, ठीक है, ऐसे है जीव। ठीक, जीव कैसा है, ऐसे है, जैसे कि ये इसका अक्ष हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है, वो ऐसे करके जीव है। जब इसको कहीं से भी काटोगे तो क्या बराबर नहीं कटेगा। ठीक है, इसके जो होंगे भाग वो बराबर नहीं होंगे, यही असममित कहलाएगी, असिमेट्री कहलाएगी। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे सम्मित क्या होती है। ठीक, सम्मित देखिए, सम्मित जो होती है, सम्मित में जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में क्या करेगी, विभाजित कर देगी। ठीक, जैसे कि ये केंद्र है, केंद्र पर से जब काटेंगे तो किधर से भी काटो तो बराबर पार्ट इसके निकलेंगे। ठीक है, तो हो जाएगी सम्मित, यानी कि सिमेट्री कहलाएगी। और उदाहरण देखिए क्या है, 2, 3, 9, ठीक है, इसके अंतर्गत 2, 3, 9 संघ आते हैं। और संघ जो है आप एकदम जुबान पे रट लेना, ये सब वहीं के लिखे हुए हैं संघ। ये नंबर 1 पे कौन होता है, 2 पे कौन होता है, क्योंकि बार बार टाइप करने में दिक्कत होती है। द्विपार्श्व सम्मित क्या होती है, देखिए द्विपार्श्व सम्मित का मतलब होता है द्विपार्श्व में 2 भाग जो होते हैं बराबर में बटे। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य को बीच से अगर काट दिया जाए तो एक भुजा इधर होगी, एक भुजा इधर होगी, एक आँख इधर होगी, एक आँख उधर होगी। ठीक है, जैसे ये मनुष्य हो गया, ये मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य है, इसको जब काटा गया बीच से तो उसका क्या हो जाएगा, एक एक पार्ट जो होगा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों तरफ क्या द्विपार्श्व मतलब यानी कि 2 भागों में बराबर बट जाएगा। अब इधर से काट दोगे तो ये 2 बराबर भागों नहीं बटेगा, क्योंकि सर ऊपर है तो सर नीचे नहीं मिलेगा आपको इसका। तो इस वजह से देखो, जब बीच से काटा जा रहा है तो एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक आँख इधर, एक आँख उधर, आधा मुँह इधर आएगा, आधा मुँह उधर आएगा। तो ये हो गया द्विपार्श्व सम्मित, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है। अब 2 बराबर भागों में कौन कौन से संघ को बांटा, कौन कौन से जीव में
कौन द्विपार्श्व सममित पाई जाती है? अगर पूछा जाए 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, तो इतने संघों में पाई जाती है आपकी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जर्म स्तर। जो जर्म स्तर होता है यह भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है जर्म स्तर। देखिए, पहला होता है द्विकोष्ठकी संगठन। ठीक, द्विकोष्ठकी संगठन होता है यानी कि जिन प्राणियों में, ठीक है, जिन प्राणियों में 2 भ्रूणीय स्तर यानी कि 2 भ्रूणीय स्तर का मतलब है बाह्य एक्टोडर्म पाई जाएगी तथा आंतरिक की एंडोडर्म पाई जाएगी, वो कहलाएंगे द्विकोरिकी। मतलब इसमें 2 जो होती हैं परतें पाई जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, देखो बाह्य त्वचा पाई जाएगी, अंतः त्वचा पाई जाएगी। इसमें मेसोडर्म जो है वो नहीं पाई जाएगी, यही कहलाएंगे द्विकोरिकी। अब त्रिकोरिकी क्या होंगे? त्रिकोरिकी होंगे जैसे कि उसमें क्या तीनों परतें पाई जाएंगी। ठीक है, तीनों परतें पाई जाएंगी। ठीक है, और इसमें द्विकोरिकी के एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके 1, 2, 3 संघ आएंगे। जब त्रिकोरिकी की बात आएगी, सभी प्राणियों जिनमें विकसित भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है उसमें तीनों परतें पाई जाएंगी। आपकी देखो एंडोडर्म पाई जाएगी, एक्टोडर्म पाई जाएगी, प्लस का मेसोडर्म भी पाई जाएगी, वो कहलाएंगे त्रिकोरिकी। इसमें जो आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस आते हैं। अब प्रगुहा समझते हैं। प्रगुहा देखिए, पहले हम लोग देहगुहा समझ लेते हैं। देहगुहा को ही प्रगुहा कहा जाता है। ठीक है, देहगुहा को भी क्या प्रगुहा कहा जाता है। तो देखिए, मेसोडर्म जो होती है मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देहगुहा या प्रगुहा कहते हैं। इसमें युक्त प्राणी को जो होता है उसको प्रगुही प्राणी कहते हैं। ठीक है, प्रगुही प्राणी कहा जाता है। उदाहरण के लिए एनेलिडा है, मोलस्क है, आर्थ्रोपोडा है, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रगुही प्राणी है, सही कर लेना। कूटगुहिका क्या होती है? कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म, ठीक, जो मेसोडर्म होता है बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच क्या होती है? बिखरी थैली के रूप में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? थैली के रूप में बिखरी पाई जाती है। इन्हें कूटगुहिका कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो कूटगुहिका कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपके एसके हेल्मिन्थेस इसमें आते हैं। और नोट देखिए आपके लिए क्या है? नोट आपके लिए है कि जिन प्राणियों के शरीर में गुहा नहीं पाई जाती है, ठीक, देखो बहुत से में गुहा पाई जाती है, कुछ में क्या होती है? गुहा नहीं पाई जाती, उन्हें अगुही कहेंगे। ठीक है, जिसमें गुहा नहीं है उसको अगुही कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, खंडी भवन समझते हैं। शरीर को 2 भागों में बांटना क्या कहता है? खंडी भवन, यानी कि शरीर के खंड खंड कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, इसी को कहा जाएगा खंडी भवन कहलाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सतही खंडी भवन। कौन सा? सतही खंडी भवन, यानी कि सतही खंडी भवन से तात्पर्य है कि इसमें सतह के खंड होते हैं। ठीक है, सतह के खंड होंगे, अंग के खंड नहीं होंगे। अंग जो होंगे ऐसे ऐसे अंग इसमें बिखरे पड़े हुए होंगे, अंग का कोई विभाजन नहीं होगा, सिर्फ सतह इसमें क्या होगी? बटेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ऐसे पड़ी होगी, और इसको कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो गया? उदाहरण के लिए आपका सिलेंट्रेट हो गया। और वास्तविक खंडी भवन क्या होता है? वास्तविक खंडी भवन होता है जिसमें सतह और अंगों दोनों का क्या होता है? खंडी भवन होता है, विभाजन होता है, उसे कहेंगे वास्तविक खंडी भवन। 6, 7, 11 संघ इसमें आएंगे, यानी कि सतह का तो खंडी भवन होगा, साथ में अंग का भी क्या होगा? बराबर क्या किया जाएगा? बटेगी। जैसे कि नंबर 1 का यहाँ पे खंड रहेगा तो नंबर 2 इधर रहेगा, नंबर 3 इधर रहेगा तो नंबर 4 इधर रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें आपके संघ आएंगे, संघ 6 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड देखते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड कितने? इसके 2 भाग होते हैं। जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी वो रज्जुकी कहलाएंगे। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो वो रज्जुकी कहलाएंगे। रज्जुकी यानी कि कॉर्डेट कहलाएंगे। ठीक है, तो नोटो मतलब यानी कि देखिए नोटा होता है, नोटो होता है पतला, ठीक, कॉर्ड मतलब धागा, जहाँ पे जो धागे होते हैं वो ठोस का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि अपने गाय है, बकरी है, तो इनके सींग देखे होंगे, हॉर्न देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है? ये जो सींगें होती हैं ये बालों की ही बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये बालों की ही बनी होती है। ये कैसी होती है? ठोस धागे होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस धागे होते हैं। तो वही कहा जाता है जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो रज्जुकी कहलाते हैं। संघ आपका 11 है, कॉर्डेट। ठीक है, अरुजुकी क्या होता है? जिसमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती। ठीक, जिसमें नोटोकॉर्ड ना पाई जाए वही अरुजुकी कहलाते हैं। वो प्राणी क्या कहलाते हैं? अरुजुकी कहलाते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में हम लोग फाइलम करेंगे, फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।